वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसा समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 यहाँ से चालू होता है मेन। अभी तक जो भी पढ़े थे वो बेसिक मैथमेटिकल इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो न्यूमेरिकल में काम में लगने वाली थी। यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशन एनालिसिस, अनसर्टेनिटी एट्सेट्रा। अभी मेन टॉपिक यहाँ से चालू होगा चैप्टर नंबर 1 का। द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ लॉज होते हैं, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, सही है। दे कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल 5 लॉज उसके अंदर है। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीख चुके हो, उसी प्रकार यहाँ पे होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, या तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गैल्यूसेक करके साइंटिस्ट है, गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। उसमें अभी हम लोग सबसे पहला लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये इंडिकेट करता है कि कोई भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मीन्स जितना मास, टोटल मास रिएक्टेंट का था उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का रहेगा। आई रिपीट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दीज लॉ विच डील विथ masses ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, mass of reactant and product of a chemical reaction or physical change, either in chemical reaction or in a physical change, mass of reactant and product के साथ जुड़ा हुआ ये लॉ है, विच इज़ स्टडीड बाय द ग्रेट फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवॉइजर, एंटोनी लेवॉइजर इन 1789। ओके, उसका स्टेटमेंट क्या था? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, in all physical and chemical changes, the total mass of reactant is equal to product. Again, in all physical and chemical changes, the total mass of reactant is equal to total mass of product. Or we can say matter cannot be created, or neither be created nor destroyed. I repeat, matter can neither be created nor destroyed. मतलब कि अगर हमारे पेट्रोल की टैंक हमारे व्हीकल में, पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल का कंबशन अगर हुआ तो हमें लगता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। नहीं, पेट्रोल जो हाइड्रोकार्बन है उसका कन्वर्जन एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हुआ, CO2 प्लस H2O रिमूव हुआ। मतलब वो जो मैटर है उसका कंपोजिशन जो है वो खाली चेंज हुआ है, फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी टोटल जो प्रपोर्शन है, जितनी मात्रा रिएक्टेंट की थी उतनी ही अमाउंट, उतने ही ग्राम, उतने ही किलोग्राम में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, H2O सॉलिड यानी कि आइस कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड वाटर। समझो हमने 1 मोल H2O लिया हुआ है, 1 मोल वाटर वी टेक, उसका मास होगा 18 ग्राम। अगर 18 ग्राम आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाए तो प्रोडक्ट होगा 18 ग्राम वाटर। तो जितना मास आइस का था उतना ही मास क्या होगा, वाटर का होगा, H2O लिक्विड, ठीक है। सिमिलरली अगर 18 ग्राम लिक्विड वाटर वेपराइज हो जाए, इवोपरेट, तो उसमें से वाटर वेपर कितनी बनेगी, 18 ग्राम, ठीक है ना। फिर नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। अभी डाई नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास है 14 टू द 28 ग्राम, 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन का मास होगा 28 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 6 ग्राम हाइड्रोजन। क्यों मैंने इंटू 2 किया? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, 1 टू ज़ा 2 और टोटल 3 मोल है,
तो 2 3 ज़ा 6 ग्राम हाइड्रोजन वी टेक हियर. तो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 इंटू अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा याद करिए. अमोनिया नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन 3 1 ज़ा 3, 14 प्लस 3 17 उसका मॉलिक्यूलर मास होगा. तो 2 इंटू 17 करना पड़ेगा. 2 इंटू 17 यानी कि टोटल 34 ग्राम अमोनिया मुझे मिलेगा. ठीक है. तो अभी ये 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम आप करोगे ना, 28 प्लस 6 इसका टोटल 34 होने वाला है. इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. और इसी वजह से हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. अगर किसी रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने क्या किया, ब्रेक किया. कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता है, इसीलिए हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. ठीक है. उसके एक तो एग्जांपल और मैं देता हूं आपको. अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3. What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride NaCl to produce 14.35 gram of silver chloride. Silver chloride means AgCl and 8.5 gram of sodium nitrate NaNO3. आपको फॉर्मूला कैसे बनाने वो यही चैनल पे पिछले लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बेसिक जब डिस्कस किया था उस दौरान ये सिखाया गया था. ठीक है. अभी हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी. किन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl के बीच में. ठीक है. AgNO3 एंड NaCl के बीच में रिएक्शन होती है. Ag प्लस जुड़ेगा Cl माइनस के साथ, इट गिव्स AgCl, एंड सोडियम प्लस कंबाइंड विथ NO3 माइनस and form NaNO3. AgNO3 का मास हमें ढूंढना है x ग्राम. AgNO3 react with 5.85 ग्राम NaCl to produce 14.35 ग्राम of AgCl and 8.5 ग्राम of sodium nitrate. ब्रैकेट में लिखा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइड हियर. तो आप सोचिए, इन दोनों का टोटल मास इक्वल टू रिएक्टेंट होगा कि नहीं. प्रोडक्ट का मास इक्वल टू रिएक्टेंट का मास. एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हो ना आप. तो एक्स अगर ढूंढना है तो क्या कर सकता है, ये 5.85 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा. तो 14.35 प्लस 8.5 करो जरा, कितना आएगा, 14.85 आएगा. 14 प्लस 8 कितना होगा, 14 प्लस 8 22. तो यहाँ पे होगा 22.85 इन दोनों का समेशन. ठीक है ना. माइनस ये इस इक्वल टू के उस तरफ गया, माइनस 5.85. तो x इक्वल टू क्या आएगा, सोचिए, 0.85 ज़ीरो हो जाएगा. 22 माइनस 5 17 ग्राम. तो टोटल 17 ग्राम AgNO3 we needed so that conservation of mass is applied here. Okay. इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. दिस लॉ was discovered by French chemist J.L. Proust या तो जोसेफ प्राउस्ट in 1799, and it deal with the composition of elements present in a given compound. कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई एक कंपाउंड के लिए. स्टेट दैट, उसका लॉ का स्टेटमेंट क्या था, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined together in the same fixed proportion by mass. I repeat, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. मतलब कि अगर आपको कोई वाटर बोलेगा
तो उसका फॉर्मूला आपके माइंड में क्या आएगा, H2O। कभी वाटर मतलब आपके माइंड में H3O H4O ऐसा तो नहीं आएगा ना। मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या है, फिक्स H2O, उसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। हाइड्रोजन 1 2 ज़ा 2, उसका एटॉमिक वेट है 1 हाइड्रोजन एटम का, इंटू 2 करेंगे तो 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। मतलब कि वाटर में कंपोजिशन जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन, वो कहीं पे भी आप वाटर लेने जाओ, या तो आप नेचर में से पानी लाओगे या तो आप लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन से बना पानी, उसका कंपोजिशन जो है 2:16 का वो फिक्स रहेगा। ठीक है, उसको ये लैंग्वेज दूसरे शब्दों में ये भी बोला जाता है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन of elements by weight. A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. मतलब कि अगर गिवन कंपाउंड है वाटर, तो उसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका प्रपोर्शन है 2:16, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है ना। लेकिन जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, समझिएगा। जोसेफ प्राउस्ट वर्क विद द 2 सैंपल्स ऑफ cupric carbonate CuCO3, वन ऑफ विच वॉज नेचुरल ओरिजिन, मतलब उनमें से एक उसने बनाया नेचुरल ओरिजिन में से, एंड द अदर वन इज सिंथेटिक वन। CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट या तो कॉपर कार्बोनेट उसने बनाया लेबोरेटरी में, एंड दूसरा उसने नेचर में से ऑब्टेन किया। 2 सैंपल उसने लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के। क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 एलिमेंट है, एक है कॉपर, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन। तीनों के उसने परसेंटेज बाय मास ढूंढे। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर नेचुरल सैंपल में भी 51.35 था और सिंथेटिक सैंपल में भी 51.35। उसी प्रकार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी सेम मिले उसको, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी दोनों सैंपल में क्या मिले, सेम। मतलब कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 एलिमेंट है, कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, और तीनों के परसेंटेज जो है मास परसेंटेज, वो चाहे नेचुरल सैंपल हो या सिंथेटिक सैंपल, उनमें क्या मिले, इक्वल, सेम। तो ये एग्जाम्पल क्या शो करता है कि यहाँ पे कांस्टेंट कंपोजिशन या तो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ओबे हो रहा है, और किसी भी कंपाउंड में ये ओबे होगा। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड। First is heating of limestone. Calcium carbonate is known as a limestone. By heating limestone, it will give CaO, calcium oxide, quicklime, and carbon dioxide. Another method is to combustion of coal, carbon. After combustion of coal, complete combustion, it gives CO2. This arrow, upside arrow, indicates CO2 in gaseous form. It will be evaporate out. Third example, calcium carbonate plus 2HCl gives CaCl2 calcium chloride plus CO2 plus H2O. तीनों एग्जाम्पल में CO2 का प्रपोर्शन, इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल, प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन CO2 आर 12:32. In CO2, remember CO2 1 carbon 2 oxygen. Atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of oxygen is 16. 16 to the 32. So that mass proportion of carbon is to oxygen is equal to 12:32. Is common. This ratio is common in all these 3 example. CO2 आप ये तरीके से बनाओ या तो ये तरीके से बनाओ या तो ये कोई भी तरीके से आपने CO2 बनाया, उसमें प्रपोर्शन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 12:32, हमने टेकिंग 4 कॉमन, तो यह क्या मिलेगा रेशियो 3:8। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी है ये लॉ की। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि आइसोटोप्स मतलब सेम एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये लॉ मास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आइसोटोप्स में मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। अगर कार्बन 12 नॉर्मली हमारे आजू बाजू में जितना भी कार्बन होता है, हमारे आजू बाजू जितना वुड
जितना लकड़ी है, जितना कोल है, जितना पेट्रोलियम, हमारी बॉडी हाइड्रोकार्बन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, फैट है, तो इन सब में कार्बन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में कार्बन 12 होता है, लेकिन कुछ मात्रा में C14 भी नेचर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अगर C12 से कोई CO2 बना, रेगुलर CO2, तो उसमें प्रपोर्शन मैंने ऐसे यहाँ पे बताया, उसी प्रकार 12:32 होगा। लेकिन अगर C14 से CO2 बना तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा 14:32, मीन्स 7:16। तो सेम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके दो अलग अलग फॉर्म, एक है CO212, दूसरा है CO214, जिसमें प्रपोर्शन क्या है, डिफरेंट, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि C2H6O फॉर्मूला दो अलग अलग कंपाउंड में है, एक है इथेनॉल, दूसरा है डाइमिथाइल ईथर। दे बोथ आर इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, दे बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो जो है, मास प्रपोर्शन जो है, वो 24:6:32, क्योंकि कार्बन है 2 एटम, 12 2 24, हाइड्रोजन 6 और उसका एटॉमिक वेट है, हाइड्रोजन के 6 एटम है और उसका एटॉमिक वेट है 1, तो 6 1 6। ऑक्सीजन 1 एटम और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, इसलिए यहाँ पे 16 लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे 24:6:16 कॉमन निकलेगा 2, 12:3:8। तो ये रेशियो, ये सेम रेशियो इन इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर ऑल्सो, ये फिक्स रेशियो दोनों कंपाउंड में ऑबे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मास, या तो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और इधर ऊपर भी ब्रेक हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग ये जो थियरी हमने पढ़ी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बेस के ऊपर एक सम देखते हैं। ये प्रकार का सम टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखोगे या तो कुछ स्कूल वाले जो टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के कुछ पूछते हैं, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सम हैं, आपको मैंने जो शीट दी है, ठीक है, उसके अंदर भी ये प्रकार के सम्स आपको मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, इन 6.488 ग्राम ऑफ PB lead, 6.488 ग्राम ऑफ लीड combined directly with the oxygen 1.002 gram oxygen O2 to form lead peroxide PbO2, lead peroxide 6.488 gram PB combined with 1.002 gram oxygen and form PbO2, lead peroxide। ये हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, लीड पेरोक्साइड बनाने का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। लीड पेरोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस एंड इट वॉज फाउंड। अभी इसका रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन अभी मत लो कि रिएक्शन इसका क्या होगा सर, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है कि भाई लीड पेरोक्साइड इसमें से भी बना सकते हैं, दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लीड पेरोक्साइड, और इसकी मदद से जो PbO2 मिला ना, उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें मिले 13.38%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38%। यूज दिस डेटा टू इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफाइनाइट कंपोजिशन, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, दोनों एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट कौन है, PbO2, इसमें भी PbO2। इसमें प्रोडक्ट का मास नहीं दिया है, रिएक्टेंट के मास दिए हैं। मास ऑफ PB एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एंड PbO2 विल ऑब्टेन। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में PbNO3 में से, PbNO3 ट्वाइस में से PbO2 बनेगा, लेकिन वो PbO2 जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया है 13.38%, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ऑक्सीजन के परसेंटेज हम ढूंढेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। मास ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म, टोटल PbO2 कितना बनेगा पहले एक्सपेरिमेंट में,
मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट कौन कौन है हमारे, Pb प्लस O2 इज़ माई रिएक्टेंट, PbO2 इज़ माई प्रोडक्ट। तो इन दोनों के जो मास होंगे ना, जैसे 6.488 एंड 1.002, इन दोनों का जो मास का समेशन होगा इज इक्वल टू मास ऑफ PbO2, सही है। तो 7.490 ग्राम। अभी 7.49 ग्राम PbO2 कंटेन्स 1.002 ग्राम ऑक्सीजन। इतने ग्राम PbO2 में कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 1.002 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम लोग को मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ढूंढना हो, अगर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। किसी भी एलिमेंट के मास परसेंट ढूंढने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन आवर कंपाउंड अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1.002। ऑक्सीजन का मास कितना लिया था, 1.002, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मिला हमें 7.490 इंटू 100 अगर किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किया, आंसर आएगा 13.38%। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। अभी स्टेप 2, टू कंपेयर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें ऑक्सीजन के परसेंटेज मिले 13.38, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो क्वेश्चन में ही दिए थे 13.38, और दोनों एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीजन के परसेंटेज सेम मिले, पीबी के परसेंटेज भी सेम ही होंगे, बट ऑब्वियस। तो ये बोथ अबाउट डेटा इल्यूस्ट्रेट इन बोथ कंपाउंड, बोथ मेथड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ऑबेड। ओके बेटा।